नेशन के मतलब ख़ास तौर पे क्रिमिनल लॉ जो है, जो हमारा पाकिस्तान में एक काफ़ी पॉपुलर लॉ है। आई मीन सिविल और क्रिमिनल दोनों ही पॉपुलर लॉ हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उसकी क्रिमिनल की लॉ की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो आज मेरे साथ मोहम्मद मोहतरम एडवोकेट हमारे एसोसिएट साहब बैठे हैं। ये लेकिन कैश में नहीं ना कर सकते हो जाए। देखिए ना, आप एक सोसाइटी में बैठे हैं जहाँ पे FBI वाले आपके लगातार पीछे पड़े रहते हैं। कैश ट्रांजैक्शन मीन्स दैट आपके पास कहीं ना कहीं ब्लैक मनी आ रही है। अब दौर है डिजिटल ट्रांजैक्शन का। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मुस्तफ़ी अरशद बोल रहा हूँ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और टिकटॉक चैनल एडवोकेट जुवेद एंड एसोसिएट्स। आज दोबारा अरसे बाद आए हैं एक अच्छा सा पॉडकास्ट लेके इन्फॉर्मेशन के मतलब ख़ास तौर पे क्रिमिनल लॉ जो है, जो हमारा पाकिस्तान में एक काफ़ी पॉपुलर लॉ है। आई मीन सिविल और क्रिमिनल दोनों ही पॉपुलर लॉ हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उसकी क्रिमिनल की लॉ की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो आज मेरे साथ मोहम्मद मोहतरम एडवोकेट हमारे एसोसिएट साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साहब, क्या हाल है? ठीक है। तो यार आज यही हमारा जनरल टॉपिक डिस्कशन हम करना चाहते हैं। सेक्शन 489F, जिसकी बेसिक डेफिनेशन डिसऑनर ऑफ चेक का है। यहाँ चेक एक दिया हुआ है, जिसकी पेमेंट नहीं होती तो उसको बैंक डिसऑन कर देता है, जिसके बेसिस के ऊपर जिस बंदे के ने चेक इशू किया है उसके नाम पर्चा हो जाता है। अब हमारे व्यूज़ के लिए थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करें कि 489F ऐसे सेक्शन क्रिमिनल में क्यों आई, किस तरह आई और इसका नुकसानात क्या है, फ़ायदा क्या है, ताकि पता चले कि आगे जाके क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि इसका फ़ायदा है या नुकसान है इस चीज़ को अप्लाई। सबसे पहले ये कि 489F जो है, इसमें ये सिर्फ उस चेक पे लगती है जो आपके मामला है, लेन देन के मामला है, या आपने कोई अमानत कोई चीज़ रखवाई है उसके आपने बदले में आपने चेक लिया हुआ है। तो बेसिकली जो हमारा जो लेन देन के मामला है, जो आज फैसलाबाद में हम लोग देते हैं, क्योंकि फैसलाबाद एक मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इसमें लेन देन के मामला जो है बहुत ज़्यादा है। 489F शुरू कहाँ से होती है? शुरू इस तरह होती है कि इसमें दो दोस्त हैं, अगर बैठे हैं तो आपस में उन्होंने लेन देन किया और आपने उसको माल दे दिया और माल के बदले आपने उससे कोई अमाउंट पेमेंट इन केस ऑफ चेक जो है आपने रिसीव कर दिया, और स्पेसिफिक डेट पे आप जब जो बैंक जाते हैं और आप जाकर उसको कैश करवाते हैं तो वो उस मौके पे कैश नहीं होता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर बैलेंस है। अब वो बैलेंस ना होने की वजह से वो आपको एक स्टैम्प लगा के दे देता है बैंक के साथ, इसके अंदर स्पेसिफिक जो अमाउंट चेक पे लिखी है वो नहीं है। तो अब अगला स्टेप ये है कि उस जो हो गया बाउंस जो चेक हो गया, अब इसको क्या करना है? हम एप्लीकेशन ही लिखते हैं, एप्लीकेशन लिख के हम जाते हैं थाने और उनको जाकर बताते हैं कि जनाब हमारा ये चेक था, इस बंदे के साथ ये मसला है, किसके खिलाफ जो है FIR वगैरह का जो इतलाक हो गया। अब हमारे रूटीन में ये देखा जाता है कि जो 489F का जो पर्चा है वो किसी भी आजकल जो थाने में होता है उसके खिलाफ हम लोग एक अदालत में रिट करते हैं। उस रिट को करने के लिए एक पहले वकील मुकर्रर करते हैं, अदालत में रिट दायर की जाती है और उसमें डॉक्यूमेंट्स पुलिस से लिए जाते हैं कि ये आया, ये आपके पास आए थे, वो एक रिपोर्ट ला के अदालत देते हैं। अदालत अगर जब देखती है कि ये इनका ये जेन्युइन मसला है तो उसके खिलाफ वो FIR देती है, FIR के ऑर्डर कर देती है कि जनाब इसको नेक्स्ट डेट पे FIR आनी चाहिए। नॉर्मली बैंक से रसीद चाहिए ही चाहिए कि डिसऑनर हो गया है, मतलब क्या कि इसमें बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से वो रसीद बना के देते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ और हमारे व्यूज़ भी ये समझना चाहते हैं कि जी अगर आप एप्लीकेशन थाने में देते हैं, उस थाने में देने का मकसद ही क्या है? क्योंकि अगर अदालत में ही जाना है उस चीज़ को लेके और फिर बाद में ये एक प्रोसीजर है जिसको लॉ की तरफ फॉलो करना होता है कि जी आपने थाने में एप्लीकेशन देनी है, थाने वालों ने दोनों पार्टियों को बुलाना है, बुला के उनसे बातचीत करनी है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है जैसे कि आपने फ़ौरन थाने में दरख्वास्त दी, उन्होंने देखा जी कि बैंक की रसीद आई हुई है तो उसके बाद फ़ौरन पर्चा दे दिया जाए और अदालत से जाके आप बेल के लिए जाते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे पुलिस का जो सिस्टम है वहाँ पे सिफारिशात और ये वो जो इनके मामला जो है बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से हम जो सोसाइटी के लोग हैं एतबार नहीं कर रहे पुलिस पे। तो इस वजह से एप्लीकेशन हम जब वहाँ पे देते हैं उसके 1-2 दिन बाद आम रूटीन में लोग जो है इसको जो है रेट कर देते हैं। एतबार नहीं है पुलिस पे और उसका इमेज पुलिस का अच्छा नहीं है।
मसाल यही है कि जी अगर कोई बंदा दरख्वास्त देता है पुलिस में कि जी मैंने ये चेक लिया इस बंदे से, कारोबार किया, उसकी पेमेंट आनी थी, पेमेंट नहीं मुझे मिली, बैंक ने कह दिया जी पेमेंट नहीं है, हम थाने गए हैं तो थाने वालों ने कुछ भी नहीं किया, दोनों पार्टी को बुलाया, सुना, और जब सुन के उनको पता चल गया कि वाकई जी मैं ठीक हूँ अगला बंदा गलत है, तो उनको फ़ौरन पर्चा देना चाहिए। लेकिन वही रेपुटेशन की वजह से वो देते नहीं है, वो कहते हैं कि चले कहीं ना कहीं दाव लग जाए हमारा, कहीं ना कहीं शायद इनकी सुलह हो जाए, हम भी खुश ये भी खुश, हमारा आपस का जो सिस्टम है वो सही रहे, कायम रहे, इतनी प्रोसीडिंग्स ना करनी पड़े। समटाइम तो ऐसा भी थाने में देखने में आया कि आप 60 लाख 70 लाख का चेक लेके थाने जाते हैं तो वो आप लोगों को बाजू नहीं पकड़ाएंगे पुलिस वाले कि जनाब हम इतनी अमाउंट का हम ऊपर जो है इसका जवाब नहीं दे सकते। तो हमारे पास ये इसका कोई जवाब नहीं है कि हम लोग इस पर FIR कर दें। वो ऑलरेडी ही प्रेशर में होते हैं पुलिस वाले। असल में बेसिकली ये रिकॉर्ड होता है। अब जिस तरह कोई डिकेटी हो जाती है एक इलाके के अंदर, अब उस इलाके का SHO या उस इलाके का जो PSI है, ये सारे लोग ऊपर जवाबदेह हैं कि जनाब आप 1 महीने के अंदर आपका रिकॉर्ड कैसा है। अब अगर एक थाने वाले जो है वो FIR जो नहीं देते, उनका ये मकसद है कि हमारे इलाके का रिकॉर्ड बने, हालांकि उस इलाके का रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। दिखाने लिए, किताबों में दिखाने के लिए, अपने सुपीरियर से दिखाने के लिए कि हमने ये देखें इतना किया है, लेकिन जो रिलीफ मिलना चाहिए पब्लिक को मिल नहीं रहा, वो नहीं मिल रहा। अब आफ्टर जॉब्स इसके क्या है, हमारे लोग यहाँ पे जो है अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। अब आपके खौफ एग्जाम में ऐसे है कि जनाब उसको मैंने 70 लाख का जो है मैंने उसके साथ नहीं बिजनेस नहीं करना, मैंने 80 लाख का बिजनेस नहीं करना, मैंने 1-2-3 करोड़ का बिजनेस नहीं करना। हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें? सेफ नहीं है हम लोग। सेफ हम इस तरह नहीं है कि जनाब FIR पुलिस दे नहीं रही, साथ हमारा होता नहीं। अब इसमें दूसरी बात यह है कि आपकी FIR भी हो जाती है, क्रिएट करने के बाद जो है ज़्यादा से FIR होगी। अब FIR होने के बाद उस अमाउंट की रिकवरी कराना ये एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे यहाँ पर रिकवरी नहीं होती। अब FIR करवाने का मकसद जो होता है वो सिर्फ आजकल हमारी सोसाइटी में ये है कि जनाब आपने FIR करवा लिया, अब फ्रॉडिये जितने हैं वो ऐसे ही करते हैं। FIR हो गई है, उसके बाद में जनाब दूसरी पार्टी को बुलाते हैं कि यार हमारे साथ बैठ के जो है डिस्कस करें, और इस चीज़ इसके बारे में ना कोई हमारे पास कोई लीगली हमारे पास कोई ऑप्शन है, ना हमारे जो थाने लोग यूज़ कर रहे हैं। अब एक और बात, जितने फ्रॉडिये हैं वो जब आपस में बैठते हैं कि जनाब और हमारे साथ टेबल टॉक करना, उस टेबल टॉक में शेयर भी प्लेस करोगे, मतलब बैठा के कहना जी देखिए हमने आपको बिठा दिया है, हमारा इस पे एक किस्म का एक प्रॉपर्टी डीलिंग वाला हिसाब है जी ਤੁਹਾਨੂੰ मकान लाता ही तो आज साढ़ा कमीशन दे दियो, थानू बैठाता थानू इन्नी कीमत आ गई है थानू कमीशन दे दियो। अच्छा ये देखिए यही मसला है कि एज बीइंग अ लॉयर, आप भी लॉयर, हम लॉयर, क्लाइंट या कस्टमर हमारे पास आए आके कहता जी हमारा ये करवा के दें, हमें जुडिशरी से बड़ी उम्मीद है, लेकिन ये 489F का इतना ये निकम्मा कानून है, बेसिकली अगर डेफिनेशन देखी जाए रिकवरी तो होनी नहीं है, और ऊपर से जाकर रिकवरी के लिए नीचे लिए अदालत पुश कर दें कि जी नहीं बंदा बाहर नहीं आएगा, पैसे देंगे तो बंदा बाहर निकलेगा, वो हाई कोर्ट जाके एक सर्टेन टाइम पूरा करके बेल ले आते हैं, उसके बाद तो फिर रिकवरी होना ऐसे जैसे कि जी तीली ढूंढनी है पानी से। इसी बारे में आने लगा था कि अगर आप लोगों की टेबल टॉक नहीं होती तो टेबल टॉक नहीं होती, सेशन कोर्ट में आप लोगों ने बेल दायर किया, वहाँ से रिजेक्ट हो गया, साल बंदा जेल में रहता है, ऊपर हाई कोर्ट से बेल जाता है। अब ऊपर हाई कोर्ट जो है बेल क्यों दे रही है? हाई कोर्ट आर्टिकल जो हमारे 8 से लेकर 20 तक है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें ये फ्रीडम ऑफ जो है इसमें जो है ह्यूमन राइट्स जो है उसके बारे में फ्रीडम है, और जनाब वो जितनी हाई कोर्ट की जजमेंट है उन सब में यही है कि हम इस बंदे को और जेल में गुजार रहे हैं। इसका असल में यही मसला है, पुलिस का भी इसमें मसला क्या है कि अगर आपका नीचे से ट्रायल ही नहीं शुरू कर रही पुलिस, उस आगे तो नीचे लिए अदालतों ने कहा जी ठीक है जी हमने इसको जेल में रखा है, तो बेसिकली वो यही कह रही हैं कि पुलिस वाले इसका मुकम्मल करें, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें, दोनों पार्टियों को देखें कहाँ पे गलत है क्या साकत है, कि रिपोर्ट लेके आए ट्रायल की। जब हाई कोर्ट जाएगा उसने कहना जी ये तब से चल रहा है। पुलिस तो ट्रायल इसलिए नहीं स्टार्ट करवाती कि हम इन लोगों की कोई आपस में जो है एडजस्टमेंट देख के अपनी दिहाड़ी लगे। आज यही सोच रहे हैं कि जी ठीक है जी चलो कर दे रहो, और उनके लिए ये समझते हैं कि छोटी अमाउंट है। सर ये बेसिकली अमाउंट बड़ी हो छोटी हो, पुलिस के लिए 489F एक बहुत बड़ा कारोबार है।
बिजनेस। उनके लिए बिजनेस है, उनके लिए FIR उन्होंने देनी कोई नहीं है। अदालत से ऑर्डर देने FIR दे दो, FIR दे के जनाब उन लोगों ने दोनों पार्टियों की तरफ देखना है कि इनकी सुलह होगी और हमारी भी ये एक लेसन है, सबक सीखना भी चाहिए कि जी हम जिस तरह आवाम है उनको जब कोई कारोबार करना जो लिख पढ़ कर भी लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे और कोई कानून ही नहीं बचा जो हमारे फेवर में जाता हो 4 इंडियन F के अलावा। कानून हमारे पास सबसे अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अमल ही नहीं है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे ही वीक हैं, सारे अंडर प्रेशर है, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो रहा। अब आप एंटी करप्शन को देख रहे हैं, वो खुद सबसे बड़ी करप्शन है। उधर एप्लीकेशन बंदा देता है लोगों के खिलाफ, लेकिन देखा जाए तो एंटी करप्शन ही काम खराब कर रहा है। एंटी करप्शन ही सबसे बड़ी करप्शन है। ये एक सिंपल शॉर्ट सा मैंने इसका नाम रखा है। सही रखा आपने। एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट नहीं इज करप्शन, बस ना रिकवरी ना किसी के खिलाफ कोई पर्चा, कुछ भी नहीं होता। और जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ये कहते कोई नहीं दे दो पर्चा, सानू कोई टेंशन नहीं, बाद जो ऊपरों असी वो सर साल के लिए सस्पेंड होते हैं, सस्पेंड होने के बाद वो जनाब बहाली की एप्लीकेशन देते हैं और साल की सारी तनख्वाहें जो है वो साल के बाद वापस ले लेते हैं। यार एज अ वकील हमें भी तो इसका यही फ़ायदा नहीं होता है अगर हम देखा जाए कि पुलिस है जी का जी बेसिकली अवाम का कसूर है। उसकी वजह क्या है? अवाम का कसूर ऐसे है कि अब हमारी जो अवाम है ना वो एक वकील को पैसे देने की बजाय एक पुलिस वाले को उसमें ज़्यादा प्रेफर करता है। तो मैंने ना एक लास्ट टाइम एक अखबार में कॉलम आया छोटा सा, तो मैंने उसमें देखा, उसमें एक देहाती बुजुर्ग था, वो 7 साल के बाद ना अदालत से उसको जो है फिर ट्रायल में बेल मिल जाती है, मतलब वो क्लियर हो जाता है, फार हो जाता है। तो वो जो बुजुर्ग थे वो जज को देख के कहते अल्लाह पाक का थानेदार बना ले। मैंने क्या कि चाची कहता मैं जज वो थानेदार से बहुत थले होंगे, लेकिन नहीं मैंने उदों थानेदार कहता सी तू मैंने 7,000 दे ते मैं तेनों इत्थे ही कर देना, फारा कर देना, तेनों बेगुनाह करा देना। बोले क्या कि ऐसा मेरी तो दुआवा के अल्लाह तू थानेदार हमारे मुल्क में वो कहते नीचे कम बन जाए तो ऊपर जाना ही ना पवे, और अगर ऊपर चले गए तो जेबा खालियां हो जानियां, जितने दा लगता ला लो। और पुलिस वाला सब थोड़ा दा है, सबसे बड़ा बदनाम हो गई है जी साड़ी पुलिस, जुडिशरी वगैरह भी काम नहीं कर रही। लेकिन चलें, बहुत अच्छा लगा यार, ये एक लोगों के लिए, आवाम के लिए हमने ये एक टॉपिक लेके आए कि जो 489F जिन लोगों को पता नहीं है, ये वही चीज़ है कि जी ये कानून बनाया है कि जी अगर आप लोगों के किसी ने पेमेंट करनी है या चेक के ज़रिए ले लिया है और उस पर पैसे नहीं है तो उसके ऊपर 489 के ज़रिए पर्चा हो जाता है। लेकिन इस कानून का प्रॉज यही है जी कि जी पर्चा हो जाएगा, नुकसान यही होगा जी कभी रिकवरी नहीं होनी। तो इसका क्या हल किया जाए? इसका यही हल है कि जी आप एक अच्छे वकील को देखें जो एक आपका एग्रीमेंट लिखे, शर्तें लिखे, ताकि उसको आगे जाके सिविल अदालतों में भी चैलेंज किया जा सके। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो होती रहती है लेकिन सिविल भी होगी। बात ये है कि जितने हमारे ये दोस्त हैं, कारोबारी दोस्त हैं, उनको एक मशवरा ये है कि अपने सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में करें। ये लेकिन कैश में नहीं ना कर सकते हो जाए। देखिए ना, आप एक सोसाइटी में बैठे हैं जहाँ पे FBR वाले आपके लगातार पीछे पड़े रहते हैं। कैश ट्रांजैक्शन मीन्स दैट आपके पास कहीं ना कहीं ब्लैक मनी आ रही है। अब दौर है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का। सेम नहीं है डिजिटल के लिए। डिजिटल के लिए फिर बैंक बनाए, बैंक जैसे गारंटर बने कि जी हाँ आप हमारे साथ करें कारोबार, हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब जितना यहाँ पे इतनी बड़ी जायंट्स बने हुए हैं, मिलने वाले हैं, टेक्सटाइल वाले हैं, शिप वाले हैं, वो सारे बैंक डिजिटल ट्रांजेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जी बैंक हमारी गारंटी दे रहा है इस चीज़ की। खुदा ना कैसे कहीं पेमेंट करनी पड़े तो बैंक कहता है हम दे देते हैं, आप हमें बाद में दीजिएगा। तो वो फिर बैंक जिम्मेदार होता है। इसका मतलब ये है कि बैंकिंग अपने लॉज इसको फॉलो करते हैं। बस ये लोगों के लिए यही है कि जी लोग इतना प्रेफर नहीं करते, वो यही कहते हैं जी कैश हो, चेक ले लिया होवे, अगला बंदा नहीं दे पाता पर्चा करा दो, ये चीज़ खुश हो जाने। चलें, बहुत शुक्रिया मोहतरम साहब, अच्छा डिस्कशन रहा ये टॉपिक का। और बाकी और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम और एक नया टॉपिक लेके आएंगे अब और कानूनी इन्फॉर्मेशन के लिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।